दोस्तों, मैं आकाश मौर्य, छात्र एमपीपीजी कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका ग्रेजुएट योरसेल्फ में स्वागत करता हूं। जैसा कि दिनांक आज 25 मई 2020 से और इस दिन हम लोग का ग्रीष्म अवकाश शुरू होता था और हम लोग को ग्रीष्म अवकाश का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। किसी को ननिहाल जाने का, किसी को रिलेशन जाने का बहुत शौक रहता था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी वीडियो को एंजॉय करते होंगे। मैं अपने सभी शिक्षकगण एवं साथियों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं एवं ग्रेजुएट योरसेल्फ एवं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज की क्लास में हम लोग अनादिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व, इसको इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसके विभिन्न नेम है उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र। उदासीनता वक्र क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया और कब किया? उदासीनता वक्र आइए देखते हैं इसका प्रतिपादन किसने और कब किया। इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन 1881 ईस्वी में प्रोफेसर F.Y. एडवर्ड्स ने किया, जो संख्यावाची माप पर आधारित अर्थात सीरियल नंबर पर था। 1, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबरिंग पे आधारित था। लेकिन इसका क्रमवाची माप, उपयोगिता के क्रमवाची माप पर आधारित प्रोफेसर J.R. हिग्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल में सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। आइए देखते हैं, ये इसका इंट्रो था। इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन 1881 ईस्वी में प्रोफेसर F.Y. एडवर्ड्स ने किया, जो संख्यावाची माप पर आधारित था। ठीक, लेकिन बाद में उपयोगिता के क्रमवाची माप पर आधारित अनादिमान वक्र का प्रतिपादन 1934 ईस्वी में प्रोफेसर J.R. हिग्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल में किया। आइए देखते हैं अनादिमान वक्र क्या है। आप लोगों को जानने की उत्सुकता होगी अनादिमान वक्र क्या है, इसका आशय क्या है। अनादिमान वक्र का आशय जैसे दो या दो से अधिक, हमारे पास जैसे कोई कमोडिटी है, समझ लेते हैं दो कोई मिक्सर है, मिक्सिंग चीज रखे हैं, ठीक, दोनों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का स्तर समान हो। अर्थात जैसे हमारे पास कोई एक्स कमोडिटी है, मतलब एक्स वस्तु है, दूसरा हमारे पास वाई कमोडिटी है, वाई वस्तु है। ठीक, मान लो एक्स की मात्रा हमारे पास 1 है, वाई की मात्रा 2 है और इससे हम लोग की उपयोगिता का स्तर 100 प्राप्त हो गई है। ठीक, लेकिन अब यही कमोडिटी मान लो हमारे पास है 2x, एक्स वस्तु की मात्रा 2 और वाई वस्तु की मात्रा 1 है। ठीक, अब भी हमको उपयोगिता मतलब 100 प्राप्त हो रही है। इसी वक्र को जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो उसे अनादिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। आइए देखते हैं अनादिमान वक्र का आशय। दो या दो से अधिक वस्तुओं व सेवाओं के संयोगों को इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि प्रत्येक संयोगों से प्राप्त होने वाला उपयोगिता का स्तर समान हो और समान उपयोगिता के स्तर को प्रदर्शित करने वाले वक्र को अनादिमान वक्र कहते हैं। ठीक, अनादिमान वक्र, अभी हमने इस देखा कि अनादिमान वक्र का प्रत्येक संयोगों से स्तर समान संतुष्ट का स्तर प्राप्त होता था। आइए देखते हैं कि कैसे प्राप्त होता है। अनादिमान वक्र प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्ट के स्तर को प्रदर्शित करता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। 1x + 15y = 100। हमारा जो x वस्तु थे, एक था इसकी मात्रा और y वस्तु की मात्रा 15 थी। इससे हमें 100 यूनिट प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब हम x की मात्रा में वृद्धि करते हैं और y की निश्चित मात्रा में निश्चित में कमी करते हैं, निश्चित अनुपात कमी करते हैं, फिर भी हमें 100 यूनिट की प्राप्त हो रही है। लेकिन फिर हम देखते हैं 3x क्या, हम x की मात्रा में फिर एक x की ऐड करते हैं और y को निश्चित अनुपात में कम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें यूनिट हमें 100 प्राप्त हो रही है। तो इसका जब हम एक ग्राफ बनाएंगे इंडिफरेंस कर्व को, अब x की मात्रा में नियत हम वृद्धि करते चले जाएंगे। मान लो पहले ये 1x था, ये 2x हो गया और ये 3x था। जब 1x था तो हमारी y ये था, 2x था तो हमारा ये y हो गया, जब 3x था तो हमारा ये y की मात्रा में निश्चित अनुपात में कमी हो रहा है और x की मात्रा में निश्चित अनुपात में वृद्धि हो रही है। लेकिन हमें जो प्रत्येक बिंदु पे यहाँ पर भी 100 यूनिट की y प्राप्त हो रही है, यहाँ भी 100 यूनिट प्राप्त हो रही है और यहाँ भी उत्पादन 100 यूनिट प्राप्त हो रही है। तो अनादिमान वक्र प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्ट के स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक, आइए देखते हैं इसके एजुम्पशंस क्या है, मान्यताएं क्या है। अनादिमान वक्र के मान्यताएं क्या है। जो हमारा उपभोक्ता होगा, कंज्यूमर होगा, वो विवेकशील प्राणी होगा। वो ऐसा संयोग मतलब ऐसा मिक्सर बनाएगा कि प्रत्येक मिक्सिंग से या संयोगों से प्राप्त होने वाला उसका उपयोगिता का स्तर समान होगा। ठीक, इंडिफरेंस कर्व अनादिमान वक्र उपयोगिता के क्रमवाची माप पर आधारित है।
हमने बताया था कि प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने इसका प्रतिपादन उपयोगिता के क्रमवाची माप पर आधारित किया है। फिर सकारात्मकता की मान्यता जो है, जैसे हमारा पॉइंट ये है, ठीक, यहाँ पे हमारा 100 यूनिट हमने बताया था प्राप्त हो रहा है। ये पॉइंट बी पे भी हमारा 100 यूनिट प्राप्त हो रहा है, ठीक। ये पॉइंट सी हुआ हमारा और ये पॉइंट डी हुआ हमारा, ए बी सी डी, प्रत्येक पे 100 यूनिट प्राप्त हो रहा है, 100 यूनिट इस पे 100 यूनिट इस पे, ठीक है। तो क्या A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी है, तो हमारा A इक्वल टू डी प्राप्त होगा, ठीक। और इसका MR मार्जिनल रेट मतलब सीमांत दर घटती हुई दर से होगी, अर्थात ये मूल बिंदु पर उन्नतोदर होगा, ठीक। आइए देखते हैं इसकी क्वालिटीज क्या है, विशेषताएं क्या है। इंडिफरेंस कॉलम IC, इसे इंडिफरेंस कॉलम इंग्लिश में शॉर्ट रूप में IC कहते हैं। IC का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात हम देख रहे हैं, ठीक, IC का ढाल ऋणात्मक होता है। दूसरा क्वालिटीज है कि समान संतुष्टि के स्तर पर प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे x की मात्रा में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे y की मात्रा में निश्चित अनुपात में कमी करेंगे। निश्चित अनुपात एक फिक्स रेशियो होगा, उसमें कमी करेंगे नहीं कि x की मात्रा में 4 की वृद्धि कर दें और y की मात्रा में 5 की कमी कर दें, और दूसरे अनुपात में x की मात्रा में 6 अनुपात का वृद्धि कर दें और y की मात्रा में 3 अनुपात में कमी कर दें। एक निश्चित अनुपात में होगा, प्रत्येक जो क्रम होगा एक निश्चित अनुपात में होगा। जैसे हमारा ये देखो y का रेशियो यहाँ पे था, ठीक, निश्चित अनुपात था, y1 था, ठीक, मान लो। यहाँ पर भी एक हमें यूटिलिटी जो पास सेम हुआ और x की मात्रा इतना था, y की मात्रा इतनी थी, x की मात्रा था। x की मात्रा में वृद्धि किए, x इतना हुआ हमारा, और y हमारा y की मात्रा में कमी किए। अब इस पॉइंट पे आते हैं, इतना, ठीक। फिर x की मात्रा में वृद्धि किए यहाँ तक पॉइंट, फिर y की मात्रा में हम कमी किए इस पॉइंट पे, ठीक। तो ऐसे से एक निश्चित अनुपात में अगर एक का डिक्रीजिंग कर रहे हैं तो एक का इंक्रीजिंग करते हैं, जिससे प्रत्येक संयोग से प्राप्त होने वाला संतुष्टि का स्तर समान होता है। तीसरे हमारी क्वालिटी है प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई रेट से होती है, अर्थात हमारी यहाँ पर 100 यूनिट की इकाई प्राप्त हो रही थी, ठीक है, दूसरी यहाँ पे हमें 100 यूनिट की इकाई प्राप्त हो रहा है, y की मात्रा में कमी हो रही है और हमारा जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो रहा है, ठीक, मूल बिंदु की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई रेट से होती है, ठीक, यहाँ देख रहे हैं ना। इनकी विशेषताओं को सिद्ध करने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने 3 अपवादों का सहारा लिया था। आइए देखते हैं, इसे सिद्ध करने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने 3 अपवादों का सहारा लिया था। आइए देखते हैं वो 3 अपवाद कौन कौन से हैं जिसे प्रोफेसर हिक्स ने इसे सिद्ध करने के लिए लिया था। प्रोफेसर हिक्स ने पहला क्वेश्चन पुटअप किया था, क्या अनादिमान वक्र आधार अक्ष के समानांतर हो सकता है? रिजल्ट हमारा आता है नहीं। आइए देखते हैं रिजल्ट क्यों आता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो हमने इंडिफरेंस कर्व जो है समान उपयोगिता के स्तर को प्रदर्शित करता है, ठीक, और जैसे जैसे x की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो y की मात्रा में कमी करते हैं, या y की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो x की मात्रा में कमी करते हैं। लेकिन जब आधार अक्ष के समानांतर कह दिए, जैसे ठीक ये हमारा बेस लाइन हो गया, ये हमारा बेस लाइन हो गया, ठीक। अब ये हमारे इंडिफरेंस कर्व ये बोल रहे हैं कि क्या आधार अक्ष के समानांतर हो सकता है, अर्थात ऐसे हो सकता है, हम कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ये x के अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं, ये x1 था, y वहीं पे स्थिर है, फिर x2 है, y वहीं पे स्थिर है, फिर ये x3 है, y वहीं पर स्थिर है, ठीक है। तो इसके मात्रा में हम नियत वृद्धि कर रहे हैं और y की मात्रा में नियत स्थिर होने के कारण उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, ठीक है। उपयोगिता में वृद्धि होने के कारण हमारा जो हमारा अनादिमान वक्र जो है संतुष्टि के स्तर को स्थिर नहीं कर रहा है, अर्थात संतुष्टि के स्तर उपयोगिता का स्तर धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन अनादिमान वक्र जो है हमारा संतुष्टि के स्तर को स्थिर बना रहता है, इसलिए उदासीनता वक्र कहते हैं, न्यूट्रल रहता है हमेशा, ठीक, हर पॉइंट को न्यूट्रल मिलेगा, ठीक। प्रोफेसर हिक्स ने दूसरा अपवाद उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया था, क्या अनादिमान वक्र लंब अक्ष के समांतर हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने इसे प्रमाणित भी किया। कैसे? जैसे ये हमारा लंब अक्ष है, ये हमारा आधार अक्ष है, बेस लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है, ठीक है। अब हम y की मात्रा, जैसे पहले y1 था और x था, ठीक, यहाँ पर 100 यूटिलिटी हमें प्राप्त हो रहा था, 100 यूनिट की यूटिलिटी हमें प्राप्त हो रही थी, ठीक है। ये हमारा IC कर्व है,
ठीक, इसे प्रोफेसर हिग्स ने आईसी पर बोला कि ऐसे हो सकता है। दूसरा हमारा ये y2 है, ठीक, y की मात्रा में हम वृद्धि करते हैं और x की मात्रा स्थिर है। y की मात्रा में अगर हम इतना वृद्धि किए, अगर मान लो 5 यूनिट की वृद्धि की है तो कुछ ना कुछ वृद्धि होगा। मान लो हमें 110 की यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, ठीक है, 110 यूनिट की यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। फिर हम y की मात्रा में फिर वृद्धि किए, मान लो 5 इकाई की वृद्धि किए तो मान लो फिर हमारा 120 यूटिलिटी प्राप्त हुआ। ये धीरे धीरे हमें इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक। लेकिन हमारा अनधिमान वक्र की परिभाषा क्या कहता है कि हमारा अनधिमान वक्र प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि के स्तर को प्रमाणित करता है, ठीक है। तो हमारी x की मात्रा हमारा स्थिर है, y की मात्रा हम वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारा अलग अलग यूटिलिटी प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारा अनधिमान वक्र लंब अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता है, ठीक। आइए देखते हैं उनका तीसरा पद क्या था। उन्होंने तीसरा क्वेश्चन पुटअप किया था मैं आपसे, क्या अनधिमान वक्र नीचे से अर्थात मूल बिंदु से नीचे से ऊपर उठता हुआ धनात्मक ढाल वाला हो सकता है? तो उन्होंने बोला नहीं। इसे प्रमाणित भी उन्होंने किया, कैसे? जैसे हमारा मूल बिंदु वो है, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमारा y1, y की मात्रा, y वस्तु की मात्रा y1 की, x1 की मात्रा, x वस्तु की मात्रा x1 की, ठीक है। अब हम ऊपर, इन्होंने बोला कि अनधिमान वक्र नीचे से ऊपर उठता हुआ धनात्मक ढाल वाला हो सकता है, अर्थात ऊपर हम वृद्धि करते हैं। तो ऊपर वृद्धि करने पर हम x की मात्रा में वृद्धि करते हैं और y की मात्रा में वृद्धि करते हैं, ठीक। मान लो यहाँ पे हमें 90 यूनिट की इकाई प्राप्त हो रही थी और यहाँ पे हमें एक समान अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं, फिर भी यहाँ मान लो 160 यूनिट की हमें इकाई प्राप्त हो रही है और यहाँ पर 210 यूनिट की प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो y की मात्रा में हमने वृद्धि किया और यहाँ x की मात्रा में वृद्धि किया, यहाँ पे वृद्धि हुआ, यहाँ पे वृद्धि हुआ, यहाँ पे इसमें यूटिलिटी ज्यादा प्राप्त हो रही है। फिर इस पॉइंट पर भी हमने देखा, जैसे ये C पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट मान लो, ये A पॉइंट पे हमें 90 यूनिट की का यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी और B पॉइंट पे हमें 160 यूनिट की यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी और C पॉइंट पे हमें 210 यूनिट की यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी। और हम A पॉइंट पर y1 प्लस x1 था तो कितना प्राप्त हो रहा था? 90। B पॉइंट पर हमें y2 प्लस x2 तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 160। C पॉइंट पर हमें y3 प्लस x3 कितना प्राप्त हो रहा है? 210 यूनिट। हमने सब में देखा कि हमने कंटिन्यू सब में वृद्धि किया, x वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि किया और x वस्तु की मात्रा में वृद्धि किया और y वस्तु की मात्रा में वृद्धि किया। तो हमने देखा कि ये जो हमारी उपयोगिता या फिर उपयोगिता का स्तर जो है अलग अलग प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था अनधिमान वक्र में कि प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर, एक ही एक्सिस पे, एक ही अनधिमान वक्र पर, प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता का समान स्तर प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर अगर 90 यूनिट की इकाई प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर भी 90 यूनिट की इकाई प्राप्त होना चाहिए और यहाँ पर यूनिट 90 इकाई की प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात हमने क्या देखा कि अनधिमान वक्र नीचे से ऊपर उठता हुआ धनात्मक ढाल का नहीं हो सकता। अर्थात हमारा अनधिमान वक्र जो है ऊपर से नीचे ऋणात्मक ढाल वाला होगा, जो मूल बिंदु को उन्नतोदर होगा, जो तभी समान संतुष्टि के स्तर प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर भी 100 इकाई की प्राप्ति हो रही थी, यहाँ भी 100 इकाई की प्राप्ति हो रही थी, यहाँ भी 100 इकाई। x की मात्रा में वृद्धि कर रहे थे, y की मात्रा में कमी कर रहे थे, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी तीसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी क्या है या फिर इसकी विशेषता है ऊंचा अनधिमान वक्र जो है, ऊंचा अनधिमान वक्र ऊंचे संतुष्टि के स्तर पर प्रदर्शित होता है। अर्थात जैसे हमारा IC1 इंडिफरेंस करिए अनधिमान वक्र प्रथम जो है, ये हमारा अनधिमान वक्र दूसरा, A IC3 अनधिमान वक्र तीसरा। इस पॉइंट पर हमें y1 और x1 से जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी, ठीक, और इस पॉइंट पर y2 एवं x2 के संयोग से जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी और y3 एवं x3 इस C पॉइंट पर हमें जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही थी एक नियत रूप से बढ़ती जाती है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ऊंचा अनधिमान वक्र जो है, ऊंचा अनधिमान वक्र वक्र ऊंचे संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जैसे जैसे ऊंचे IC पर, ठीक, जैसे ये IC1 था हमारा फर्स्ट था, यह मूल बिंदु पर अधिक पास था, दूसरे IC2 पर जाते हैं, अर्थात अपवर्ड हम जा रहे हैं। तो ऊंचे IC पर चढ़ते वक्त जैसे जैसे उपभोग में मतलब वस्तुओं की संयोग की मात्रा में जो होती है वृद्धि होती है, जिससे संतुष्टि का स्तर हमें बढ़ता है,
ठीक, तो देखते हैं इस पॉइंट पर हमें जो संतुष्ट कष्ट प्राप्त हो रहा था, मान लो 100 पॉइंट प्राप्त हो रहा था। दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे हमें मान लो 150 और तीसरे इंडिफरेंस कर्व पर हमें 200 यूनिट की प्राप्त हो रही है। तो अर्थात जो हमारा IC1 है ये एक ही इंडिफरेंस कर्व नहीं है, एक ही अनधिमान वक्र नहीं है। ये अनधिमान वक्र ये अलग है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। इस पॉइंट पर भी हम कहीं पर भी लेंगे तो समान यूटिलिटी प्राप्त होगा। यहाँ पर 100 प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 100 प्राप्त होगा, यहाँ पर भी 100 प्राप्त होगा। ठीक, लेकिन ये हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है बढ़ जा रहा है। अच्छा, अर्थात ऊंचा अनधिमान वक्र, जैसे ये था लोएस्ट था, इसके ऊपर इससे ऊंचा ये था, इससे ऊंचा ये था। ठीक, अपवर्ड जाते वक्त हमें अधिक यूटिलिटी मतलब अधिक संतुष्टि स्तर को प्राप्त होगी, जिससे हमें ठीक है मतलब यही कह रहा है कि जैसे जैसे ऊंचे अनधिमान वक्र पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उपभोग में मतलब वस्तुओं के सहयोग में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे संतुष्टि का स्तर बढ़ता जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। तीसरी क्वालिटी हमारी अनधिमान वक्र की है कि दो अनधिमान वक्र, जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व 1 है और इंडिफरेंस कर्व 2 है। ठीक, IC1 और IC2 है, ना तो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, ना तो स्पर्श कर सकते हैं, ना तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मतलब दो अनधिमान वक्र ना तो एक दूसरे को कट कर सकते हैं, ना तो स्पर्श कर सकते हैं। जैसे अब हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे। जैसे ये हमारा IC1 है, ठीक, ये IC1 है। IC1 पर मान लो ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा C है। ठीक है, और ये मान लो हमारा IC2 है, इस पे पॉइंट ये है, पॉइंट D है। ठीक, और ये हमारा जो इंटरसेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट K है। ठीक, अब देखेंगे कि IC1 पर हमें B प्राप्त हो रहा है, K प्राप्त होता है, C प्राप्त होता है। अर्थात एक ही हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व में कि एक ही इंडिफरेंस कर्व पर प्रत्येक पॉइंट पे प्राप्त होने वाला बिंदु एक दूसरे के इक्वल होता है। अर्थात B इक्वल टू K होगा, K इक्वल टू C होगा, अर्थात B इक्वल टू C होगा। ठीक, ये होगा। दूसरे IC2 पर देखेंगे कि A इक्वल टू K, ठीक, और K इक्वल टू D, अर्थात A इक्वल टू D हो सकता है। तो ठीक, A इक्वल टू D होता है। अब एक दूसरे को ये कट कर रहा है, तो हमने ये भी क्वालिटी पढ़ी थी, ऊंचा अनधिमान वक्र ऊंचे संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। अर्थात A से B ऊंचा होगा, ठीक है, ऊंचे संतुष्टि का स्तर प्रदर्शित करेगा, और C से D ऊंचा होगा। तो क्या होगा, A हमारा जो होगा लेस देन B होगा। ठीक है, B से A छोटा होगा और C हमारा D से छोटा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि B जो हो रहा है ये C से छोटा होना चाहिए। क्यों? B जो है हमारा C से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये ऊंचे पे है, इसका संतुष्टि का स्तर अधिक होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं B इक्वल टू C प्राप्त हो रहा है। तो अर्थात ये निष्कर्ष निकलता है कि दो अनधिमान वक्र ना तो एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं, ना तो एक दूसरे को कट कर सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो हमारा जो है ये अनधिमान वक्र का टॉपिक्स आज का कंप्लीट होता है। और आज का वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने इतनी देर तक हमें ध्यान से सुना, एवं आप सभी के जो क्वेश्चन होंगे या आप सभी जो प्रॉब्लम होंगे या हमसे कुछ मिस्टेकिंग होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं। आप तक आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। धन्यवाद, नमस्कार।